Have a good day, class 8 student. Now today your history chapter number 1 and also page number 4 topic is what is colonial. In this book you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule. इस बुक में आप लोग यही पढ़ेंगे कैसे हमारे देश में ब्रिटिश लोग आए और देश में अपना राजधानी या अपना राजपाट कायम किया. सबगेजिंग लोकल नवाब एंड राजास, लोकल नवाब एंड राजा लोगों को पराजित करके कैसे ब्रिटिश लोग आए. यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइस, प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे नीड्स फॉर एक्सपोर्ट. और इसके साथ साथ आप लोग ये भी पढ़ेंगे कैसे ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश की इकोनॉमिकल मतलब अर्थनैतिक और सामाजिक परिवर्तन लाए. इसके साथ साथ देश में कैसे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया, मतलब टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया उन लोगों के खर्चा चलाने के लिए, और लो प्राइस में सामान खरीद के अपने देशों में ले जाने की कोशिश किए. कैसे उन लोगों के जो सामान ज़रूरत है हमारे देश में उसका प्रोडक्शन करके क्रॉपिंग करने के बाद, एग्रीकल्चर करने के बाद वो अपने देश में ले जाने की कोशिश की. एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज ए कॉन्सिक्वेंस. इवन आप लोग ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये काम धीरे धीरे पॉसिबल हुआ. यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्टेस, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस. और इसके साथ साथ आप लोग ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि ब्रिटिश रूलिंग के टाइम कॉमन पीपल, इंडिया के हमारे देश के जो कॉमन पीपल थे उन लोगों का वैल्यूज़ कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे उन लोगों हमारे जीवन धारण करने का, यहाँ पर टेस्ट मतलब खाने का टेस्ट नहीं है, जीवन धारण करने का जो परिवर्तन आया, किस तरीके से हम लोगों को के अंदर ये सब हुआ, इसके बारे में भी आप लोग जानने की कोशिश कीजिए. व्हेन द subjugation of one country by another held to this kind of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. तो जब वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक देश के कल्चर इकोनॉमिकल, अर्थनीति, राजनीति, सामाजिक और कल्चरल परिवर्तन आता है, मतलब ब्रिटिश लोगों को देखते हुए हमारे देश में परिवर्तन और हम लोगों को देखते हुए ब्रिटिश में परिवर्तन, ये जो चेंजेस एक्सचेंज हो रहा है इसी प्रोसेस को हम लोग कॉलोनाइजेशन कह रहे हैं. यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप डिड नॉट एक्सपीरियंस दिस चेंजेस इन द सेम वे. और आप लोग ये भी देख पाएंगे समाज में जितने प्रकार के लोग, लाइक मिडिल क्लास हो या रिचर पर्सन हो या पुअर पर्सन हो या फार्मर हो, बेगर पर्सन हो, जो भी है, इन लोगों के अंदर जो चेंजेस आया था एक ही तरीके से नहीं आया. दैट इज वाई द बुक्स इज कॉल्ड आवर पास्ट इन द प्लूरल फॉर्म. इसीलिए इस बुक का नाम दिया गया है आवर पास्ट, जो प्लूरल फॉर्म में है, मतलब बहुवचन में है. नाउ हाउ डू वी नो, व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. कौन से सोर्सेज हिस्ट्रियंस लोगों को मिला था जो जहाँ से वो लोग जो हमारे इंडिया का 250 साल के बारे में यहाँ पर लिखा गया है. अगर हम लोग पहले ही पढ़े थे कि हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग 2000 ईयर को लास्ट काउंट करेंगे. तो 2000 ईयर को काउंट करने से 250 साल मीन्स नियर अबाउट 1757 मीन्स बैटल ऑफ पलासी. You people read about Battle of Plassey in previous classes. Now, administration produce record. Administration प्रशासनिक तौर पे जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया गया है. वन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. 250 साल के इतिहास के बारे में जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ब्रिटिश प्रशासन के तरफ से जो रिकॉर्ड हम लोगों को मिला है या ऐतिहासिक लोगों को मिला है. द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट. ब्रिटिश लोग ये बिलीव करते थे कि जो भी एक्ट हो, जो भी नियम कानून बने, जो कुछ भी हो, वो लिख के रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है.
every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. सभी कुछ जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता था लोगों को, जो भी प्लान करते थे वो लोग, और जो भी पॉलिसी अपनाते थे, ईच एंड एवरीथिंग वो लोग रिटन क्लियरली रिटन करके रखते थे, लिख के रखते थे. वंस दिस वॉज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीज एंड डिबेट्स. जब ये प्रॉपरली रिटन किया जाता है तब इसको पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है, और पढ़ा भी जाता है और उसके बारे में बातचीत भी कर सकते हैं. दिस कॉन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट. और इसी के चलते उस टाइम के जो 250 साल पुराना या ब्रिटिश रूलिंग के टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हमारे सोसाइटी के कल्चर, ये सब कुछ के बारे में हम लोगों को विस्तृत रूप में जानने को मिलता है. द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ड दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड. ब्रिटिश लोग ये भी सोचते थे सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो या कोई भी लेटर्स हो, उसको केयरफुली, बहुत ही केयर करके, प्रिजर्व करके, संरक्षण करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. शो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन. तो इसी के चलते हुए उन लोगों ने क्या किया, सभी प्रशासनिक संस्था में एक रिकॉर्ड रूम बिल्डअप किया, रिकॉर्ड रूम बनाया. द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, तहसील आप लोग जानते ही है, गांव विलेज एरिया में तहसीलदार ऑफिस. द कलेक्ट्रल, द कमिश्नर्स ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर के ऑफिस. द प्रोविशनल सेक्रेटेरिएट्स एंड लोअर लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड्स रूम. सभी जगह पे, चाहे तहसील हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर के ऑफिस हो या लॉ कोर्ट हो, सभी जगह पे एक एक रिकॉर्ड रूम उन लोगों ने बनाया था. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्chive एंड म्यूजियम वेयर ऑल्सो स्टैब्लिश टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड. और इसके साथ साथ कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन भी बिल्डअप किया था जो अभी के ज़माने में म्यूज़ियम नाम से जाना जाता है, जहाँ पर भी बहुत पुराने सामान को या पुराने चीज़ को प्रिजर्व, संरक्षण करके रखा जाता है. इफ पीपल एनी वन गो टू एनी म्यूज़ियम, क्या आप लोग किसी भी म्यूज़ियम में गए हैं? अगर जो गए हैं उनको देखने को मिला होगा बहुत सारे पुराने चीज़ें, चाहे उस पुराने ज़माने के लेटर हो या कॉइन्स हो या वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स आप लोगों को देख. जो नहीं गए हैं आप लोग एक बार, आप लोगों के नज़दीक में भी इलाहाबाद में म्यूज़ियम है, आप लोग जाइए, घूमिए, देखिए, तो आप लोगों को भी पता चलेगा. नाउ लेटर्स एंड मेमोज that moved from one branches of the administration to another in the early year of the 19th century can still be read in the archive. तो लेटर्स कि हम लोग सभी जानते हैं कि लेटर्स जो होता है वो वन एरिया टू अनदर एरिया मूव करते हैं. तो वैसे ही उस टाइम भी लेटर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, प्रशासनिक दफ्तर, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में जाता था, और उसका एक रिकॉर्ड जो अभी भी बहुत ही इतने अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है कि अभी भी उसको पढ़ना मुश्किल नहीं होता है, या मतलब पढ़ने में बहुत आसान रहता है. यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर्ड. इसके साथ साथ आप ये भी पढ़ सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स लोग नोट्स या रिपोर्ट बिल्डअप किए थे. जैसे एक रिपोर्ट के मेमोरेंडम आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, इसी पेज के पेज नंबर 5 के साइड में, ये आप लोग पढ़ के देख सकते हैं. इन द अर्ली प्रिपेयर्ड और द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव दैट वेर सेंड बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप ऑफ द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप, प्रशासनिक दफ्तर के जो टॉप में रहते हैं, उन्होंने जब कोई भी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं लोअर ऑफिसर्स को, उसकी भी रिपोर्ट कॉपी सभी ऑफिसर्स को के पास प्रोवाइड किया जाता था. इन द अर्ली ईयर ऑफ द 19th century, दिस डॉक्यूमेंट वेर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय द कैलीग्राफिस्ट, दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग. तो 19th century में ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स को
कॉपी करके रखा गया है केयरफुली, बहुत ही केयरफुली उसको उसका दूसरा कॉपी बनाया गया है। जो लिखे हैं कौन लोग? कैलीग्राफिस्ट लोग। कैलीग्राफिस्ट कैलीग्राफिस्ट किन लोगों को कहा जाता है? जो लोग हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट होता है, मतलब ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग जिन लोगों का है, उन्हीं लोगों द्वारा लिखवा के उसका कॉपी बना के रखा गया है। बाय द मिडिल ऑफ द 19th century, with the spread of printing, multiple copies of this record were printed as proceeding of each government department। और क्या है, 19th सेंचुरी के मिडिल में जब प्रिंटिंग प्रेस बिल्डअप हुआ, तब क्या है, तब एक आध कॉपी नहीं, मल्टीपल कॉपी, बहुत सारे कॉपीज उस रिकॉर्ड का बनाने के बाद बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल ऑफिस में उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए रखा गया है। यहाँ पर नीचे देखो एक पिक्चर दिया हुआ है। द नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920s। एक बिल्डिंग बिल्डअप किया गया है, नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया, जो 1920 में बिल्डअप किया गया था। व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ड, द नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्chiव वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द viceregal palaces। This location reflect the importance this institution had to British imaginations। तो 1920 में ये बिल्डिंग जब दिल्ली में बिल्डअप किया गया था, नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्chiव, ये दोनों बिल्डिंग बिल्डअप किया गया था किस लिए? ब्रिटिश लोगों ने बनाया था उस टाइम के, उन लोगों की जो जरूरी कागजात न थी या रिपोर्ट लेटर सब कुछ रिजर्व करके रखने के लिए। तो यू पीपल रीड केयरफुली